हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे तो परमाणु मॉडल चल रहे हैं, लेकिन बीच में थोड़ी छोटी मोटी परिभाषाएं तो मैं याद करनी पड़ेंगी। तो इस वजह से पहले उन परिभाषाओं को करवा देता हूं मैं, जिससे पाठ में आगे कोई परेशानी ना हो। तो देखो, पहली परिभाषा अपन देखते हैं परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, परमाणु संख्या कह लो या परमाणु क्रमांक कह लो, बात एक ही है। ठीक है, परमाणु संख्या कह लो या परमाणु क्रमांक। और इस परमाणु क्रमांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से। जेड है, ये कोई विशेष प्रकार का जेड नहीं है, मैं बस जेड इसी तरह से बनाता हूँ, बीच में से काट देता हूँ उसे। ठीक है, और तो क्योंकि नहीं तो फिर जो दो और जेड दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं ना, तो फिर अंतर नहीं हो पाता। तो तुम कैसा भी जेड बना लेना, पर स्मॉल जेड मत बनाना, कैपिटल जेड है ये। अब इसमें देखो, इस जेड को परमाणु क्रमांक कहेंगे। और परमाणु क्रमांक होता क्या है कि प्रोटॉनों की संख्या। कोई भी परमाणु है और उस परमाणु में प्रोटॉन की संख्या को ही अपन क्या कहते हैं? प्रोटॉन की संख्या को ही अपन क्या कहते हैं? परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, इसको प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं। अब तुम्हें ये पता होगा कि कोई भी अगर उदासीन परमाणु है, कोई भी यदि उदासीन परमाणु है, तो उसमें जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो एक परिभाषा तो ये इस तरह से हो जाती है कि प्रोटॉनों की संख्या को अपन परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। दूसरी परिभाषा ये हो जाती है कि उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही अपन क्या कहते हैं? परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं भाई। अगर मतलब ये परमाणु क्रमांक की परिभाषा जो है वो दोनों ही संदर्भों में दी जा सकती है, कि इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में भी और प्रोटॉन के भी संदर्भ में भी। तो प्रोटॉन के संदर्भ में दोगे तो प्रोटॉन की संख्या, उसमें कोई उदासीन वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तुमने इलेक्ट्रॉनों के संदर्भ में परिभाषा लिखी है, तो इलेक्ट्रॉनों के संदर्भ में परिभाषा लिखी है तो तुम्हें उदासीन परमाणु लगाना पड़ेगा। ठीक है, कि उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं? परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। तो इस तरह से अपन क्या किसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं? परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। अब क्वेश्चन दिमाग में ये चलता है कि आखिर हमें कैसे पता चलेगी साहब इसमें इतने प्रोटॉन है कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन है? भाई एक चीज़ तो तुम्हें याद करनी पड़ेगी, चाहे तो उसका परमाणु क्रमांक याद करो और चाहे उसमें प्रोटॉनों की संख्या को याद करो। दोनों का मतलब एक ही है भाई। ठीक है क्या नहीं? दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। और हमें परमाणु क्रमांक 30 तक तो याद ही है, हमने शुरुआत में याद करवाई दिए थे तुम्हारे लिए। ठीक है क्या नहीं? तो उसमें तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कौन से नंबर पे आता है? 1 नंबर पे आता है। हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 1। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 1। परमाणु क्रमांक से ही प्रोटॉन की संख्या निकल आएगी। ठीक है, जैसे अपन बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम कितने नंबर पे आता है? 4। प्रोटॉन की संख्या 4 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 4, क्योंकि उदासीन है। क्योंकि क्या है ये? उदासीन है, इस पे कोई भी तरह का आवेश नहीं चढ़ा हुआ है, तो उदासीन है, तो इस वजह से अपन इसको कर सकते हैं। अब इसके अलावा अपन और बात करें कि मान के चलो उदासीन नहीं हुआ तो फिर इलेक्ट्रॉनों की कैसे संख्या निकालेंगे? उदासीन अगर नहीं हुआ, जैसे हमने ले लिया मैग्नीशियम और एक ले लिया हमने मैग्नीशियम +1 और एक ले लिया हमने मैग्नीशियम +2। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल लिया, तो मैग्नीशियम में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक तरफ मैं प्रोटॉन लिख लेता हूँ, एक तरफ इलेक्ट्रॉन लिख लेता हूँ। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई? 12। और ये परमाणु क्रमांक और परमाणु भार ये तो सब तुम्हें रटने की चीज़ है भाई, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें खुद ही याद करनी पड़ेगी भाई।
तो इसका परमाणु क्रमांक 12 है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या 12, इसमें भी 12 और इसमें भी 12। चाहे आवेशित हो चाहे अनावेशित हो, चाहे धनायन हो चाहे ऋणायन हो, प्रोटॉन की संख्या में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। ध्यान रखना, कोई सा भी आयन क्यों ना हो उसमें परमाणु क्रमांक के बराबर ही प्रोटॉन होंगे, चाहे वो धनावेशित हो चाहे वो ऋणावेशित हो। चेंज आता है तो सिर्फ और सिर्फ किसके, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, किसके, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में चेंज आता है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं तो 12 मैग्नीशियम है, तो ये तो उदासीन है भाई, तो उदासीन है तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या 12 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 12। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 12 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो Mg पे प्लस चार्ज चढ़ गया, प्लस का 1 आ गया, प्लस का 1 आ गया, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से घट गया। ठीक है, यानी कि होने तो कितने चाहिए थे, 12, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन घट गया, तो इसका मतलब अब इसमें कितने रह गए, 11। तो प्लस चार्ज आने पर इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं। ध्यान रखना, यदि प्लस चार्ज आ रहा है तो उसमें से इलेक्ट्रॉनों को उतना ही कम कर दो जितना धनावेश है। यदि अब इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन कम करने पड़ेंगे, तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन कम करने पड़ेंगे। तो होने तो कितने चाहिए थे, 12, और 12 में से 2 गए तो भैया कितने रह गए, 10। ठीक है, तो इस तरह से अपन परमाणु संख्या और परमाणु से प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार माइनस वाला भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं n और एक ले लेते हैं n-3। तो नाइट्रोजन 7वें नंबर पे आता है, तो प्रोटॉनों की संख्या तो इसमें भी 7 और n-3 में भी 7। चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, उसके प्रोटॉन की संख्या में कोई परिवर्तन कभी नहीं आता। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या अपन इसमें देखते हैं तो प्रोटॉन, अब ये तो उदासीन है, तो उदासीन में जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो 7 हो जाएंगे। अब n-3 यानी कि -3 आ गया, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिए। 3 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिए, तो होने तो 7 चाहिए थे। अब 3 इलेक्ट्रॉन और इसने ग्रहण कर लिए, तो कितने हो गए, 7 और 3 10। ठीक है, तो माइनस चार्ज आने पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं और प्लस चार्ज आने पर इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं। तो समझ गए भाई मेरी बात। तो इस तरह से तुम परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या निकाल सकते हो। चलिए आगे देखते हैं अपन। इसके बाद अपन देखते हैं द्रव्यमान संख्या के, आखिरकार द्रव्यमान संख्या क्या होती है। भाई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग ही क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या। यानी कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन संख्या और प्लस प्रोटॉन संख्या। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग ही क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ से A और न्यूट्रॉन की संख्या को अपन स्मॉल n से और प्रोटॉन की संख्या को किससे, P से। और हमें ये भी पता है कि प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के। तो P की जगह पर अपन क्या रख सकते हैं, Z, यानी कि A बराबर n प्लस Z। यहाँ कोष्टक में लिख देंगे, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बराबर किसके होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर। तो यहाँ से अगर मैं न्यूट्रॉन की संख्या निकालूं तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, A माइनस Z। ओके, यानी कि द्रव्यमान संख्या में से क्या घटा देते हैं, परमाणु क्रमांक को, यानी परमाणु संख्या को घटा दें तो क्या निकल के आ जाता है, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी कि नहीं। तो न्यूट्रॉन की संख्या भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे एक उदाहरण लिख के दिखाता हूँ मैं तुम्हें, 6C12। ठीक है, इस तरह से तो वो लिख के नहीं देगा तुम्हें एग्जाम्पलों में, इस तरह से लिख के देगा और फिर तुमसे पूछेगा कि बताओ इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। भाई 6C12 में न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे। ऊपर जो लिखा हुआ होता है, मतलब कोई भी परमाणु है उसे इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, ZXA या फिर ZXA, दोनों में से किसी एक रूप में दिखाई दे जाएगा। मतलब ए क्या है इसमें, एटॉमिक मास, मतलब एटॉमिक नंबर, यानी कि द्रव्यमान संख्या, और ये क्या है, Z परमाणु क्रमांक।
अब ये परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी लिखी जा सकती है और राइट हैंड साइड की तरफ भी लिखी जा सकती है, ठीक है कि नहीं। तो तुम किधर भी लिख सकते हो इसे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जेड का स्थान सदैव एक निश्चित रहता है और वो इसके यहाँ पे पैरों में ही रहेगा, ठीक है। तो जेड के स्थान पे कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये जेड, ये 6 तो क्या है, जेड है, और 12 क्या है, द्रव्यमान संख्या 1। तो जैसे मैं इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कैलकुलेट करूं तो 12 में से क्या घटा दूंगा, 6, तो कितना आ गया, 6 आ जाएगा कि नहीं। तो ऊपर वाली राशि में से नीचे वाली राशि को घटा दो और अपने आप न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। इसी तरह से देखो 7 नाइट्रोजन 14, 7 नाइट्रोजन 14 में नाइट्रोजन की संख्या 14 में से कितने गए, 7, तो कितने बचे, 7 न्यूट्रॉन आ गए, निकाल दोगे। इसी तरह से अपन इसको देखें 11 Na 23, 11 Na 23, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 23 - 11, तो बराबर कितने हो जाएंगे भाई, 3 में से 1 गया तो 2, और 2 में से 1 गया तो, ठीक है, 12। तो इस तरह से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कर लोगे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। प्रोटॉन की संख्या कैलकुलेट कर लोगे, न्यूट्रॉन की संख्या कैलकुलेट कर लोगे और इलेक्ट्रॉन की संख्या कैलकुलेट कर लोगे। ध्यान रखना, चाहे आप धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में कभी भी परिवर्तन नहीं आता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में कभी कोई चेंज नहीं आता। चेंज जो आता है सदैव किस में आता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में। इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कभी भी चेंज नहीं होती, क्योंकि दोनों ही नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं। दोनों ही कहाँ उपस्थित होते हैं, नाभिक के अंदर। तो कभी भी कोई भी यौगिक बनता है तो उसमें जो बंध निर्माण में भाग ले सकते हैं वो केवल इलेक्ट्रॉन ही ले सकते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भाग नहीं लेते, ठीक है। तो इस तरह से अपन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अपन देखें तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सम्मिलित रूप से अपन क्या कह देते हैं, न्यूक्लियॉन। क्या कह देते हैं, न्यूक्लियॉन। इनको सम्मिलित रूप से क्या कह देते हैं, न्यूक्लियॉन, ठीक है। तो न्यूक्लियॉनों का योग ही क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या, ऐसे भी कह देते हैं। चलो खैर वो बात की बात है। इसके बाद अगली डेफिनेशन है तुम्हारी समस्थानिक। समस्थानिक किसे कहेंगे, जिनके स्थान समान होते हैं। स्थान किसमें, पेरियोडिक टेबल में, यानी कि आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी में यदि स्थान समान होते हैं तो समस्थानिक कहलाते हैं। और आवर्त सारणी में स्थान समान कब होंगे, जब उनके परमाणु क्रमांक कैसे होंगे, समान। तो एक ही तत्व के वे परमाणु, तत्व एक ही होगा भाई, एक ही तत्व के, एक तत्व के वे परमाणु, एक तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक, एक ही तत्व है तो परमाणु क्रमांक तो कैसा होगा, Z बराबर तो समान, और द्रव्यमान संख्या यानी कि A बराबर कैसी होगी, असमान, ठीक है क्या नहीं। तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या कैसी होती है, भिन्न भिन्न। तो ऐसे तत्व, ऐसे परमाणुओं को अपन क्या कह देते हैं, समस्थानिक। तो समस्थानिक के लिए कंडीशन क्या लगती है कि उसमें परमाणु क्रमांक समान होना चाहिए, लेकिन द्रव्यमान संख्या कैसी होनी चाहिए, भिन्न भिन्न होनी चाहिए। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1 और 1H2 और 1H3। ये ऊपर वाली राशियां इधर भी लिखी जा सकती हैं और इधर भी लिखी जा सकती हैं। तो नोट्सों में किसी भी तरह से लिख रही हो तुम तो उसी हिसाब से उतार लेना, उसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। तो देख लो परमाणु क्रमांक कैसा है इनका, सेम है कि नहीं है। परमाणु क्रमांक सेम है, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या देखो, इसकी 1 है, इसकी 2 है और इसकी 3 है। अब हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिकों के अलग अलग नाम है। इसका नाम तो है तुम्हारा प्रोटियम, इसका नाम क्या है, प्रोटियम, और इसका नाम क्या है, ड्यूटीरियम, और इसका नाम क्या है, ट्राइटियम, ठीक है। इसका नाम क्या है, ट्राइटियम। तो प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम,
ये इनके समस्थानिकों के नाम हैं। ऐसा नहीं है कि सभी समस्थानिकों के नाम होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के समस्थानिकों के अलग अलग नाम हैं, तो इस वजह से इनको तो कम से कम याद रख ही लेना। इसी तरह से अपन कार्बन की बात करें तो कार्बन के देखो 6C12 और 6C13 और 6C14। तो देखो परमाणु क्रमांक तीनों के ही समान हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या कैसी हैं, भिन्न भिन्न है कि नहीं है, भिन्न भिन्न। तो इस तरह से इनको अपन क्या कहते हैं, समस्थानिक। इसके बाद समस्थानिक के बाद आता है तुम्हारा समभारिक। कौन, समभारिक। समभारिक का मतलब क्या है कि दो या दो से अधिक तत्व, मतलब अब इसमें एक तत्व का सवर्ड तो किसमें लगता है, समस्थानिक, और सब में अलग अलग तत्व हो जाते हैं। फिर तो दो या दो से अधिक तत्व जिनके परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, यानी कि ये तो कैसी होगी, समान, मतलब ऊपर वाली राशि समान होगी, परमाणु संख्या समान, वो द्रव्यमान संख्या समान होगी, लेकिन परमाणु क्रमांक कैसा होगा, भिन्न भिन्न। परमाणु क्रमांक कैसा होगा, भिन्न, यानी कि ए तो समान है लेकिन जेड कैसा होगा भाई, भिन्न होगा। ए समान और जेड भिन्न, तो ए समान होना चाहिए और जेड कैसा होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा समभारिक कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। जैसे एक उदाहरण देखते हैं अपन ने, एक उदाहरण देखते हैं, जैसे अपन ने ले लिया तुम्हारा 7 नाइट्रोजन 14, 7 नाइट्रोजन 14 और 6C14। देखो इसके परमाणु क्रमांक कैसे हैं, अलग अलग, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर क्या है, 6 है। तो परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या अलग अलग है, लेकिन द्रव्यमान संख्या देखो इसका भी 14 है और इसका भी 14 है, दोनों का 14-14 है। तो द्रव्यमान संख्या समान है, अर्थात ये दोनों तत्व कैसे हैं, एक दूसरे के समभारिक। इसी तरह से एक और उदाहरण लेता हूं मैं, कैल्शियम 18, आर्गन 40 और 20 कैल्शियम 40। देखो आर्गन और कैल्शियम भी एक दूसरे के कैसे होते हैं, समभारिक होते हैं। आर्गन में देखो 18 और कैल्शियम में कितने, 20, और दोनों के कैसे होते हैं, 40-40। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, लेकिन द्रव्यमान संख्या कैसी है, समान है, तो इनको अपन क्या कह सकते हैं, समभारिक। तो इस तरह से समभारिकों की परिभाषा हो जाती है। इसके अलावा अपन एक और परिभाषा पढ़ते हैं, समन्यूट्रॉनिक। कौन सी, समन्यूट्रॉनिक की डेफिनेशन पढ़ते हैं। समन्यूट्रॉनिक किन्हें कहेंगे, यानी कि दो या दो से अधिक तत्व जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या कैसी हो, समान। अगर न्यूट्रॉन की संख्या समान है तो समझ लेना उसमें वो वाले तत्व क्या कहलाते हैं, तुम्हारे समन्यूट्रॉनिक। वो वाले तत्व तुम्हारे समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे एक आध उदाहरण लेके देखते हैं। देखो 6C13 और 7 नाइट्रोजन 14। इसमें देखते हैं न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, यहाँ पे 13 - 6 बराबर कितनी हो जाएगी, 7 आ जाएगी, और 14 - 7 बराबर कितनी आ गई, 7। तो न्यूट्रॉन की संख्या दोनों में कैसी है, समान। तो ये एक दूसरे के कैसे हैं भाई, सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, तो यदि न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। चलो एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। ये पहला एग्जाम्पल था, अब दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। एक तो ले लेता हूँ 11Na23, 11Na23, और एक ले लेता हूँ 12Mg24। तो 11Na23 और 12Mg24 में से इसमें न्यूट्रॉन की संख्या का परिकलन करो तो 23 माइनस क्या हो जाएगा, 11, और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या का परिकलन करो तो 24 - 12, तो 23 - 11 कितना हो जाएगा, 12, और ये कितना हो जाएगा, 12। तो दोनों ही कैसे हैं, सम न्यूट्रॉनिक है कि नहीं है। तो दोनों ही तत्व कैसे हैं, सम न्यूट्रॉनिक। तो इस तरह से अपन सम न्यूट्रॉनिक को डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे तत्व जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी होती है, समान, तो इन्हें क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं सम न्यूट्रॉनिक के बाद अगली परिभाषा है सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक किन्हें कहते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है, समान। कोई भी परमाणु या आयन
अलग अलग तरह के कोई भी परमाणु या आयन, आयन भी शब्द आ जाता है इसमें, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है, समान। जैसे एक उदाहरण देखते हैं अपन, यहाँ पे अपन ले लेते हैं नाइट्रोजन -3 और ऑक्सीजन -2 और फ्लोरीन -1 और नियोन और Na+1 और यहाँ पे Mg+2 और यहाँ पे एल्यूमिनियम +3। अब देखो नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 परमाणु क्रमांक, 8, 9, 10, 11 एंड 12 और ये यहाँ पे कितना, 13। ठीक है, इस तरह से अलग अलग परमाणु और आयन ले लिए मैंने। अब इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कैलकुलेट करता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन देखो होने तो इसमें कितने चाहिए थे, 7, लेकिन -3 आ गया, और -3 आने पर क्या हो गया भाई, इसमें 3 इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। तो 7 और 3 कितने हो गए, 10, और 8 और 2 10, और 9 और 1 10, और ये तो उदासीन है तो 10, 11 में से 1 चला गया तो 10, 12 में से 2 गए तो 10। तो सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी आई, 10 10 10। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबकी समान है, तो इसलिए इनको अपन क्या कह देते हैं भाई, सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या कह देंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक। और ये जो श्रेणी बनी है, ये जो सीरीज बनी है, इसको इस सीरीज को अपन क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनीय सीरीज, सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी। क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम सम इलेक्ट्रॉनिक की परिभाषा लिख लेते हैं। तो चलिए 2 परिभाषाएं और हैं, उनको अपन अगले चैप्टर में करवाएंगे, अगली वीडियो में करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इतना पढ़ना और याद करना, और होमवर्क साथ के साथ करते चलें, और पढ़ाई करो और मस्त रहो। ओके।